हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के टॉपिक सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस टॉपिक यानी कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के टॉपिक के पार्ट 1 टू पार्ट 4 वीडियो लेक्चर जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं दोस्तों तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप हमारी किसी भी वीडियो से मिस आउट ना हो, छूटे नहीं आपसे। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे सेबी गाइडलाइंस फॉर डिवेंचर्स। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सेबी की डिफरेंट गाइडलाइंस हैं कैपिटल मार्केट से रिलेटेड डिफरेंट। इनमें से आज हम जो गाइडलाइन डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिवेंचर से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं गाइडलाइंस जो सेबी की हैं वो फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के बारे में क्या है। पहले तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते क्या हैं। फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जहाँ पर डिवेंचर्स होल्डर को ये राइट होता है कि अगर वो चाहे तो अपने डिवेंचर्स को पूरे सारे अमाउंट को वो शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। ध्यान रहे, ये डिवेंचर होल्डर के पास राइट होता है अगर वो चाहे तो, अगर वो ना चाहे तो जरूरी नहीं है इसको कन्वर्ट कराना। इसके बारे में सेबी की क्या क्या गाइडलाइंस है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है पुट एंड कॉल ऑप्शन। देखिए, एज पर जो सेबी गाइडलाइंस है, जो डिवेंचर इशू करने वाली कंपनी है उसे जो डिवेंचर है वो 36 मंथ्स यानी कि 3 साल के अंदर उसका कन्वर्जन कर देना चाहिए। अगर कंपनी जो है अपने डिवेंचर्स को 36 मंथ यानी कि 3 ईयर्स के अंदर शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करती है और उसके बाद उसका कन्वर्जन ऑप्शन लाती है या कन्वर्जन का ऑफर लाती है यानी कि 36 मंथ्स बाद, 3 ईयर्स के बाद, तो उस केस में जो है कंपनी को पुट एंड कॉल ऑप्शन देना होगा। अब ये पुट एंड कॉल ऑप्शन क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पुट ऑप्शन क्या है। देखिए, पुट ऑप्शन जो है वो इन्वेस्टर के पास होता है। इन्वेस्टर के पास ये ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो वो अपने डिवेंचर को है शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है, और अगर वो नहीं चाहे तो वो क्या कर सकता है, अपने डिवेंचर को रिडीम करवा सकता है, इन कैश करवा सकता है बदले में। मतलब वो चाहे तो अपने डिवेंचर के बदले में कह सकता है कि मुझे शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कराना है, बल्कि मैं इसको कैश में कन्वर्ट कराना चाहता हूँ, और ये कैश में जो कन्वर्ट कराना चाहता है वो मैच्योरिटी पीरियड से पहले करा सकता है। ऐसा उस केस में होता है जब इन्वेस्टर को ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और जो नए डिवेंचर इशू होंगे, नए बॉन्ड इशू होंगे, वो काफ़ी हायर इंटरेस्ट रेट पे इशू होंगे, तो मैं यहाँ से निकल के अपना पैसा वहाँ लगा दूँगा। दूसरा होता है कॉल ऑप्शन। जो कॉल ऑप्शन होता है ये इशू करने वाली कंपनी के पास होता है। उसके पास क्या ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो मैच्योरिटी पीरियड से पहले अपने डिवेंचर का बायबैक कर सकती है, यानी कि उसको वापस खरीद सकती है इन्वेस्टर से। ऐसा कंपनी तब करती है जब कंपनी को लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर रही हैं, डाउन हो रही हैं, और वो जो नए डिवेंचर है वो बहुत कम इंटरेस्ट पे जो है इशू कर सकती है, मनी को रेज कर सकती है। तो उस केस में जो है कंपनी इस ऑप्शन को यूज़ करती है। ये तभी पुट एंड कॉल ऑप्शन यूज़ करना है जब कंपनी अपने डिवेंचर जो है 36 मंथ्स के बाद कन्वर्ट करती है। सेकंड जो गाइडलाइंस आती है दैट इज़ प्रीमियम ऑन कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स। ध्यान है, जो कन्वर्जन के ऊपर जो प्रीमियम देना होता है डिवेंचर्स को, इनकी कन्वर्ट करते वक्त किस प्रीमियम पे वो कन्वर्ट होंगे, वो पहले से तय होना चाहिए, प्री डिटरमाइन होना चाहिए, और उसका जो डिस्क्लोजर है वो प्रोस्पेक्टस में जरूर होना चाहिए। यानी कि इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि उसको जब डिवेंचर कन्वर्ट कराएंगे तो उसको कितना प्रीमियम मिलेगा, ये पहले से ही डिस्क्लोज होना चाहिए। थर्ड जो गाइडलाइंस आती है दैट इज़ कन्वर्जन ऑप्शन। देखिए, जो कन्वर्जन ऑप्शन है, चाहे वो डिवेंचर जो है वो एक साथ जो है यानी कि लमसम में कन्वर्ट हो रहे हों या इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट हो रहे हों, अगर वो 36 मंथ से पहले हो रहे हैं तो ये इन्वेस्टर्स की विल के ऊपर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर चाहे तो उसे कन्वर्ट करा सकता है, अगर इन्वेस्टर ना चाहे तो वो क्या कर सकता है कि उसके बदले में अपने पैसे ले सकता है या एज ए डिवेंचर होल्डर बना रह सकता है। तो जो कन्वर्जन ऑप्शन है वो डिवेंचर होल्डर की विल पर डिपेंड करता है कि वो उसको कन्वर्ट कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता। ऐसा कब, जब वो 36 मंथ से पहले है। जो फोर्थ गाइडलाइंस आती है दैट इज़ डिवेंचर ट्रस्टीज। अब ये इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, डिवेंचर ट्रस्टीज होते क्या हैं। देखिए, डिवेंचर ट्रस्टीज जो होते हैं ये डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए होते हैं, कि ये जो इनका जो मेन काम होता है वो होता है डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना।
तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जब इशू किए जाते हैं तो जो प्रोस्पेक्टस होता है उस प्रोस्पेक्टस में इन डिबेंचर ट्रस्टी के जो भी पर्सन्स हैं उनके जो नेम है उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, यानी कौन कौन डिबेंचर ट्रस्टी में है। इसके अलावा डिबेंचर इशू होने के 6 महीने के अंदर अंदर जो है ट्रस्ट डीड जो है वो तैयार हो जानी चाहिए डिबेंचर के लिए, और ये ट्रस्ट डीड हर हाल में 6 महीने के अंदर तैयार हो जानी चाहिए। जो डिबेंचर ट्रस्टी हैं उनके लिए जो है सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, तो हर ट्रस्टी को जो है उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो किसी भी तरीके से डिबेंचर इशू करने वाली कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका उस कॉरपोरेट से कोई आपस में कोई पर्सनल लिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो है वो कभी भी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर पाएगा, अनबायस नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में वो क्या होगा कि वो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रॉपर वे में प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी डिबेंचर ट्रस्टी हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो मेन ये 4 गाइडलाइंस हैं फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए। अब आगे डिस्कस करते हैं अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि एनसीडी एंड पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। देखिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स तो वो हैं जिन्हें ये राइट ही नहीं होता कि वो अपने डिबेंचर्स को जो है सिक्योरिटी में या शेयर्स में कन्वर्ट करा सकें, तो यानी कि उनको डिबेंचर होल्डर के बदले में ही पैसा मिलेगा। और दूसरे होते हैं पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी पीसीडी। पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनके सारे डिबेंचर तो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन वो कुछ प्रोपोर्शन तक जो कि प्रोस्पेक्टस में पहले से मेंशन होता है उतना जो है वो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। सेबी की इससे रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ध्यान रहे कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में वैसे भी आपने अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ा होगा। देखिए अगर मान लीजिए जो डिबेंचर का पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड अगर 18 मंथ से कम का है यानी कि 18 महीने से कम का है, तो उस केस में कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को बनाए। ध्यान रहे कब, अगर 18 मंथ से कम का मैच्योरिटी पीरियड है। लेकिन अगर 18 मंथ से ज़्यादा का मैच्योरिटी पीरियड है तो कंपनी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को बनाए और उसमें एक इक्वल अमाउंट इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू डाले। और अगर मान लीजिए कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं वो उसको अलाउ करते हैं और कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो वो उससे ज़्यादा अमाउंट भी जो है डीआरआर इनके डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर किसी केस में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की वजह से कंपनी का जो डिविजिबल प्रॉफिट है यानी कि डिविडेंड देने के लिए जो प्रॉफिट बचता है वो काफ़ी कम बचता है, तो सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको ये परमिशन है, उनको ये अलाउ है, वो चाहे तो जनरल रिजर्व में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कि क्या कंपनी डीआरआर यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में से विड्रॉल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। जब तक कंपनी जो है अपनी डिबेंचर लायबिलिटी जो है उसका 10% पे नहीं कर देती तब तक जो है वो डीआरआर में से विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। सेकंड गाइडलाइंस आती है दैट इज़ द डिबेंचर ऑफ लेस देन 18 मंथ्स ड्यूरेशन, यानी कि ऐसे डिबेंचर जो है जिनका जो टाइम पीरियड है वो 18 मंथ से कम का है। देखिए जो अगर मान लीजिए कोई डिबेंचर जिनका मैच्योरिटी पीरियड 18 मंथ से कम टाइम का है तो उसके लिए जो है कंपनी को अपनी असेट्स को चार्ज करना यानी कि अपनी असेट्स को मॉर्गेज करना, उसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट करना जरूरी नहीं है, यानी कि उनको अपनी असेट्स जो है इन डिबेंचर्स के लिए मॉर्गेज नहीं करनी होती। दूसरा, जरूरी नहीं है कि वो ट्रस्टी को अपॉइंट करें। अगर डिबेंचर का मैच्योरिटी पीरियड 18 महीने से कम है तो यहाँ पर ट्रस्टी को भी अपॉइंट करना कंपनी के लिए जरूरी नहीं होता, और यहाँ तक कि कंपनी को डीआरआर बनाने की भी जरूरत नहीं होती अगर 18 मंथ से कम का ड्यूरेशन है। अब क्योंकि कंपनी को असेट्स गिरवी नहीं रखनी, मॉर्गेज नहीं रखनी होती, तो इस तरीके से ये डिबेंचर हैं वो क्या कहलाएंगे, अनसिक्योर्ड कहलाएंगे, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो है कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी गई। तीसरी जो गाइडलाइंस आती है वो आती है द प्रोस्पेक्टस ऑफ पीसीडी एंड एनसीडीज, यानी कि जो पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है उनका प्रोस्पेक्टस। ध्यान रहे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कन्वर्जन के टाइम जो प्रीमियम दिया जाता है वो प्रीमियम पहले से प्री डिटरमाइन होना चाहिए, यानी कि पहले से पता होना चाहिए इन्वेस्टर को कि उसको कितना प्रीमियम मिलेगा कन्वर्जन के टाइम, और उसका डिस्क्लोजर जो है प्रोस्पेक्टस में ज़रूर होना चाहिए। और प्रोस्पेक्टस में इसके अलावा भी बहुत सारी बातों का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए, जस्ट लाइक अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन, कितना अमाउंट रिडीम पे मिलेगा, पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, ये डिबेंचर कितने पर्टिकुलर पीरियड के लिए हैं,
एंड इल्ड ऑन रिडेम्पशन ऑफ मैच्योरिटी, कि जब रिडेम्पशन होगा तो उसके ऊपर कितना इल्ड मिलेगा, कितनी अर्निंग मिलेगी, ये पीसीडी एनसीडी के जो प्रोस्पेक्टस हैं उसके अंदर ये पूरी तरीके से इसका डिस्क्लोजर होना जरूरी है एज पर सेबी गाइडलाइंस। जो फोर्थ गाइडलाइंस आती है दैट इज़ द रोल ओवर ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन, क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का भी एक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं तो ये पूरे के पूरे डिबेंचर जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट हो नहीं सकते, तो कुछ पार्ट जो है वो अन कन्वर्ट रह जाएगा, यानी कि जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे उसका क्या होगा। तो उसके लिए क्या होता है, रोल ओवर होता है, यानी कि उसको रोल ओवर करना होता है। लेकिन रोल ओवर इतना आसान नहीं होता, उसके लिए भी सेबी ने गाइडलाइंस दे रखी है कि रोल ओवर तभी पॉसिबल है जब ज़्यादातर जो डिबेंचर होल्डर या इन्वेस्टर जो हैं वो इसके लिए अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ हम रोल ओवर करने के लिए राजी हैं। इसलिए कंपनी को क्या करना होता है, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने डिबेंचर होल्डर्स को एक ऑप्शन प्रोवाइड करना होता है कि वो चाहे तो अपने डिबेंचर्स को रोल ओवर करा सकते हैं और नहीं चाहे तो वो इन डिबेंचर्स को रिडीम करा सकते हैं कि इसके बदले में कैश अभी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए जो डिबेंचर होल्डर हैं वो रोल ओवर के लिए राजी हो जाते हैं तो रोल ओवर होने पर जो कंपनी को अपने डिबेंचर होल्डर के साथ एक नई डीड तैयार करनी पड़ती है, एक नई टर्म्स एंड कंडीशंस तैयार करनी पड़ती है कि इन डिबेंचर्स को आगे फ्यूचर में कैसे रिडीम किया जाएगा, उस पर क्या कूपन बॉन्ड होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो नॉन कन्वर्टेबल एंड पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में सेबी की गाइडलाइंस हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन गाइडलाइंस फॉर फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, यानी कि ये कॉमन गाइडलाइंस हैं जो फुल्ली कन्वर्टेबल पे भी एप्लीकेबल होंगी एज वेल एज पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पर भी एप्लीकेबल होंगी। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लोजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। ध्यान रखिए जो भी कंपनी जो डिबेंचर को इशू करती है उसको कुछ डिस्क्लोजर देना जरूरी है एज पर सेबी गाइडलाइंस, क्योंकि जब वो डिबेंचर इशू करती है तो उसको कई चीज़ों का डिस्क्लोजर देना होता है अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर। किस किस चीज़ का डिस्क्लोजर देना पड़ता है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर डेट इक्विटी रेशो, कि इस समय कंपनी का डेट इक्विटी रेशो क्या है और नए डिबेंचर इशू करने के बाद जो नया डेट इक्विटी रेशो होगा वो क्या होगा, आगे जाके बढ़ेगा अगर या कम होगा, कितना उसमें चेंज आएगा, ये बताना जरूरी है। इसके अलावा ये भी बताना जरूरी है जो डेट सर्विस कवरेज रेशो होता है, ये अपने रेशोज़ के अंदर पढ़े होंगे कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो के अंदर क्या चेंज आएगा इन डिबेंचर को इशू करने के बाद, यानी कि एट प्रेजेंट डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है और नए डिबेंचर इशू करने के बाद उसमें कितना चेंज आएगा, ये भी बताना प्रोस्पेक्टस में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट जो ड्यू है, यानी कि जिनका इंटरेस्ट अभी चुकाना है, ड्यू डेट्स हैं, चाहे वो टर्म लोन्स पे हैं, डिबेंचर्स पे हैं, कि किस किस अमाउंट पर कितना कितना इंटरेस्ट अभी ड्यू है या फ्यूचर में पे करना होगा, इसको भी डिस्क्लोज करना ज़रूरी हो जाता है डिबेंचर को इशू करते वक्त। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट लेना होता है कंपनी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंकर से। किस चीज़ का सर्टिफिकेट लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि एनओसी लेनी होती है। एनओसी किस रिगार्डिंग लेनी होती है कि कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रही है इसके बदले में जो एसेट्स मॉर्गेज की जा रही है उससे जो पहले के जो बैंकर हैं जिनके पास एसेट्स ऑलरेडी मॉर्गेज की गई है, उनके पास गिरवी रखी हुई है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस एसेट्स को दोबारा गिरवी रखने में, या यूँ कहे कि इन फेवर ऑफ ट्रस्टीज़ के फेवर में इसको मॉर्गेज करने में उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वही एसेट्स पहले भी मॉर्गेज की गई है और उसी एसेट्स पे जो है एक नए डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुराने जिन्होंने पहले लोन दे रखा है उनका जो उस एसेट्स के ऊपर जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कब होता है कि मान लीजिए पहले जो लोन ले रखा है वो बहुत कम अमाउंट का ले रखा है, लेकिन जो असेट्स गिरवी रख रखी है वो बहुत बड़े अमाउंट की है। अब मान लीजिए लोन तो लिया है 1 करोड़ का, लेकिन असेट्स गिरवी रख रखी है 10 करोड़ की, तो अब मान लीजिए 1 करोड़ के और डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो उससे असेट्स की वैल्यू ऑलरेडी 10 करोड़ है, तो उससे बैंकर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले उसको पता है कि असेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अभी भी बेचकर जो है मेरा पैसा आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड गाइडलाइंस आती है कॉमन गाइडलाइंस, वो आती है प्रोटेक्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स इंटरेस्ट। जैसा कि हमने इसके अंदर पहले भी डिस्कस किया है कि जो डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जो ड्यूटी है, जो जिम्मेवारी है, वो ट्रस्टीज़ की होती है। तो ये ट्रस्टीज़ की जिम्मेवारी होती है कि वो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि ट्रस्टी बनाई सेबी ने इसलिए है कि वो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ऐसे जो ट्रस्टीज़ हैं वो डिबेंचर होल्डर्स
की सलाह लेकर अपनी पावर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो चाहे तो कंपनी के बोर्ड में अपना एक डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स के एडवाइस लेकर, उनसे परमिशन लेकर। और ध्यान रहे, ट्रस्टी को ये भी देखना होता है क्योंकि कोई भी जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए इशू किए जाते हैं। मतलब जो डिबेंचर इशू किए गए हैं और डिबेंचर इशू करने से जो मनी रेज हुई है, जो पैसा आया है, वो पैसा किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए रेज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आए डिबेंचर इशू कर लिया और पैसा उठा लिया। वो पैसा किस पर्पस के लिए हो रहा है वो प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। अब ये मनी किस पर्पस के लिए हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई नया प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए हो सकती है, या कंपनी के मॉडर्नाइजेशन के लिए हो सकती है, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनें खरीदने के लिए हो सकती है, या एक्सपेंशन के लिए हो सकती है यानी कि नई ब्रांचेस खोलने के लिए हो सकती है, या डाइवर्सिफिकेशन यानी कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए हो सकती है, या फिर नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई नई बिल्डिंग या नॉर्मल नई मशीनरी खरीदने वगैरह के लिए हो सकती है। तो ये ट्रस्टी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो उसकी मॉनिटरिंग करे कि उस पैसे का सही प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए उसको क्या करना चाहिए, जो लीड इंस्टीट्यूशन है उससे रिपोर्ट लेनी चाहिए कि फ़ंड जो है वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है। अगर मान लीजिए ये डिबेंचर जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए इशू किए गए हैं, इनके उनका जो मकसद है जो हमने पहले डिस्कस किए वो पर्पज़ नहीं है, केवल वर्किंग कैपिटल के लिए ये डिबेंचर इशू किए गए हैं, तो ट्रस्टी के लिए ड्यूटी हो जाती है कि वो लीड बैंकर से फ़ंड की यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट ले और देखे कि क्या उन फंड्स को प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ किया गया है या नहीं किया गया। यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी हो जाती है ध्यान देने के लिए स्टूडेंट्स, वो ये है कि जो अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने वर्किंग कैपिटल के लिए मनी रेज़ की है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि ये पैसा किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में ना लगाया जाए, उनको शेयरों को खरीदने में ना लगाया जाए। तो ये भी ट्रस्टी की ड्यूटी हो जाती है उस चीज़ को ध्यान दे कि ये जो मनी है वो सही जगह यूज़ हो रही है, उसका प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका काम यही है कि ये पैसा जो डिबेंचर होल्डर इन्वेस्टर्स ने लगा रखा है वो कभी भी डूबे नहीं, उसका प्रॉपर एक तरीके से मॉनिटरिंग हो, उसकी प्रॉपर देखभाल हो। एक और चीज़ भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो डिबेंचर इशू करती है उसको सर्टिफिकेट लेना होता है अपने बैंकर से। किस चीज़ का सर्टिफिकेट लेना होता है, या तो ये बताना होता है कि ये जो असेट्स है वो फ्री चार्ज है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके अगेंस्ट हमने पहले कभी कोई लोन नहीं लिया है। और मान लीजिए उसके ऊपर पहले से कोई चार्ज है तो उसे इस चीज़ का सर्टिफिकेट लेना होता है कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसको दोबारा गिरवी रखने में एज पर डिबेंचर। और इस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को जो कंपनी को सेबी के पास अपना जमा भी कराना होता है, क्योंकि ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ये ज़रूरी हो जाता है कंपनी के लिए डिपॉजिट कराना। कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है उसको डिबेंचर इशू करने के 6 महीने के अंदर सिक्योरिटी क्रिएट करनी होती है। सिक्योरिटी क्रिएट करने से मतलब ये है कि वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होनी चाहिए, उस सिक्योरिटी में ट्रेड आसानी से किया जा सके। मान लीजिए अगर कंपनी जो है 12 महीने तक उस सिक्योरिटी को क्रिएट नहीं कर पाती तो एज़ पर सेबी गाइडलाइंस उसके ऊपर 2% पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि जितना इंटरेस्ट वो पहले पे कर रही है उसमें 2% ज़्यादा उसको इंटरेस्ट पे करना होगा डिबेंचर होल्डर को। और मान लीजिए कंपनी जो है वो 18 महीने तक सिक्योरिटी को क्रिएट नहीं कर पाती है, तो ये ज़रूरी हो जाता है एज पर सेबी गाइडलाइंस कि कंपनी जो है वो डिबेंचर होल्डर की मीटिंग्स बुलाए और उस मीटिंग्स में रीज़न बताए कि वो सिक्योरिटी को रेज़ क्यों नहीं कर पाई और वो कितनी जल्दी इस सिक्योरिटी को रेज़ कर देगी, क्रिएट कर देगी, ये भी बताना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये ट्रस्टी की ड्यूटी है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि डीआरआर यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व प्रॉपरली बन रहा है या नहीं बन रहा है, और सिक्योरिटी जो है वो टाइमली क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। ये सारा काम जो है ट्रस्टी का हो जाता है कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखे। थर्ड जो गाइडलाइंस आती है दैट इज़ पास्ट इशू ऑफ एफसीडीज एंड पीसीडीज। देखिए मान लीजिए किसी कंपनी ने पहले कोई फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर या पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हुए थे और उनका कन्वर्जन जो है वो पेंडिंग था, और वो जो कन्वर्जन होना था वो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू जो सेबी से पहले कंट्रोलर था उसके बताए गए प्राइस पर होना था, लेकिन उस टाइम वो कन्वर्जन हो नहीं पाया और उसके बाद जो है सेबी एक्ट लागू हो गया। तो अब क्या किया जाए? ऐसे केस में जो है कंपनी को अपने शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर की एक मीटिंग बुलानी होगी। वहाँ पर जो शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर्स अगर मान लीजिए उस कन्वर्जन की टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री है तो कन्वर्जन कर दिया जाएगा, लेकिन मान लीजिए शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर में से कोई भी उस कन्वर्जन की टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री नहीं है तो उस केस में जो है कंपनी जो है उनको एक यानी कि जो एक ऑप्शन देना होगा
और वो जो ऑप्शन देना होगा कि आप इसको कन्वर्ट इस प्राइस पे कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए डिबेंचर होल्डर उस ऑप्शन से एग्री नहीं करते या शेयर होल्डर उस ऑप्शन से एग्री नहीं करते तो ये कन्वर्जन नहीं होगा। डिबेंचर होल्डर जो है वो डिबेंचर होल्डर ही बने रहेंगे। और उन्हें क्या ऑफर दिया गया था, उन्हें क्या ऑप्शन दिया गया था, उसका जो लेटर ऑफ ऑप्शन है वो भी सेबी के पास जमा कराना जरूरी है कंपनी के लिए। फोर्थ गाइडलाइंस जो आती है दैट इज़ न्यू टाइप ऑफ डिबेंचर्स। देखिए अब जो है नए नए तरह के कुछ डिबेंचर्स जो है वो आने लगे हैं अलग अलग तरह के, जस्ट लाइक डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, डिबेंचर विद वारंट्स, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। ये नए नए तरह के डिबेंचर्स हैं जो आजकल आने लगे हैं। लेकिन कोई भी कंपनी जब इन नए टाइप के डिबेंचर्स को इशू करती है तो उसको अपने प्रोस्पेक्टस में जो है इस चीज़ का डिस्क्लोजर करना होता है कि क्या इनकी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, इनका रिडेम्पशन किस तरीके से होगा, सिक्योरिटी का अगर कन्वर्जन होगा तो किस तरीके से होगा, या और भी कोई इन्फॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड ज़रूरी है उसको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है, बताना ज़रूरी होता है कंपनी के लिए। तो ये कुछ गाइडेंस हैं जो पहले हमने डिस्कस की, वो हमने डिस्कस की फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में। उसके बाद हमने गाइडलाइन डिस्कस की पार्शली एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में। और यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये कॉमन गाइडलाइंस है जो दोनों पर एप्लीकेबल होती हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और अदर कॉलेज में भी अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ भी शेयर करिएगा। आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है उसे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज गुलियानी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी gulianiclasses@gmail.com। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।